हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम 2 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है इसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को कर रहे हैं और अन्य सब्जेक्ट के लिए इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेटाफेज यानी मध्यावस्था। मध्यावस्था के दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है? हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा अपशिष्ट न्यूनतमीकरण। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कचरा या प्रदूषण कम से कम हो। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, समुद्री ककड़ी यानी सी कुकम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? सी कुकम्बर क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समुद्री अकशेरुकी जीव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1974 में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसे 1988 में संशोधित भी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है? पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन स्पेस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है? किसकी वैश्विक तापन क्षमता यानी ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SF6 का, यानी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को क्या कहते हैं? एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन पूल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन की बात करते हैं तो जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है। नेक्स्ट है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है? इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है? तो रेडान गैस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मिलुटिन मिलानकोविच ने। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषण। और ये किससे संबंधित है? तो ये आपका जल प्रदूषण से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अम्ल वर्षा और स्मॉग ये किससे संबंधित है? तो वायु प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट है, वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। 1943 में आजाद हिंद फौज कहाँ अस्तित्व में आई थी? तो सिंगापुर में, सभी को पता होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट है, चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य है। तीन कठिया पद्धति क्या था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था?
तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 1917 में यह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ अधिवेशन दिया है और विषय दिया है, इंपॉर्टेंट है, यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन, नागपुर का अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वीर राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। दूसरा है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, लाहौर का अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था, इसमें पारित हुआ था, सही है। कराची कांग्रेस अधिवेशन, कराची का अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसमें क्या हुआ था? तो मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। चौथा है लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ का अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजुमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या हुआ था? तो गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। तो इसका हो जाएगा डी का चौथा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इन्हें युग दूत के नाम से भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय की बात करें, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने किया था। और किसकी स्थापना? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था। इंपॉर्टेंट है ये। पूछा जाता है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? तो ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई? किस गवर्नर जनरल ने पूछा है कि भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक की बात करते हैं तो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी ने सती प्रथा को भी समाप्त किया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था? यानी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने कब किया था? किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हरिपुरा अधिवेशन का हुआ था? तो आपका 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, 1939 में जो आपका त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसके भी अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस बने थे। लेकिन बाद में इस्तीफा दे दिया था। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी उसके बाद? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया? किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया? तो ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? किस आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन पूछ रहा है? सही है। पहला है, रॉलेट एक्ट सन
1909 में पारित किया गया था? नहीं, सभी को पता होगा रॉलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 में यह आया था, तो यह आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब आया था? 1929 में, सही है ये। तीसरा है गांधी इरविन समझौते पर सन 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे, गलत है। सभी को पता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? प्रस्तावना में किसका उल्लेख किया गया है, देखते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो बंबई अधिवेशन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा बंबई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है, यानी गलत है? पूछ रहा है कौन सा धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला है यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है आपका। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, नहीं, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आपका 25 से लेकर 28 में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यह आपका सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया कि संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। और किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से यह लिया गया है। और किस भाग में जोड़ा गया? तो संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। आर्टिकल की बात करते हैं तो 51A में से जोड़ा गया है। कितने मूल कर्तव्य हैं? तो जब जोड़े गए थे 10 हैं, थे, वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 11 हैं। नेक्स्ट है संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है? तो ये उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जायद के बारे में पूछ रहा है। या खरीफ की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है? नहीं। या रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जायद ये आपका जो है गर्मियों में जो फसल बोई जाती है, कौन सी होती है? तो जायद की फसल होती है। जैसे आपका ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सब जायद की फसल है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो ऑप्शन बी 7.1%। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए के भंडार हैं? कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो बॉक्साइट के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। और कोरापुट कहाँ पे है ये, किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया है। जो आपका पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, कहाँ पे आके मिलते हैं? तो ये आपका हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। अगर बात करते हैं नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है?
साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? आज सुबह ही मैंने पढ़ा था इसके बारे में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है ये। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। अगला, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो ऑप्शन बी, न्यूनतम से द्वितीय। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो गोपालगंज का है। ठीक है, गोपालगंज का सर्वाधिक लिंगानुपात है। अगर हम बात करते हैं भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का 943 है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए इसे मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी? अभी पढ़ा, 1912 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी किया गया है? पढ़ा है इसके बारे में करंट अफेयर में। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोच्चि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोच्चि में किया गया इसका आयोजन। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो प्रबोवो सुबियांतो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब मैं पढ़ा रखा हूं करंट अफेयर में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहां पे? तो द्वारिका में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वारिका। नेक्स्ट, हाल ही में पंकज उधास का निधन हो गया जो डैश क्षेत्र से संबंधित थे। पंकज उधास ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये क्या थे? तो गायक थे। तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 24 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया? 24 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो लखनऊ में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच निर्मित होता है? विचलन कोण किसके बीच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो कितने भागों में? तो 7 भागों में या विभाजित हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और सबसे ज्यादा कौन सी किरण विचलित होती है पूछा जाता है, तो बैगनी रंग। ध्यान रखिएगा, बैगनी रंग जो है सबसे ज्यादा विचलित होती है, और सबसे कम कौन सा होता है? तो लाल सबसे कम विचलित होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, 2 इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को क्या प्रतीत होगा? 2 इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को क्या प्रतीत होगा? तो तारतम्य में कमी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा तारतम्य में कमी। नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होता है? तो कम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कम। नेक्स्ट,
बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांस एस्टरीफिकेशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। और बायोडीजल किस वनस्पति से बनता है? तो जट्रोफा से। ठीक है, जट्रोफा से बनाया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन ये कहाँ पे होते हैं? तो ऑप्शन बी, परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में। नेक्स्ट, भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या होती है? भोजन में जो लवण होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है? तो ऑप्शन बी, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन की पाचन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, ये शुरू कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को यह शुरू हुआ था। और इसे वापस कब लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को इसे गांधी जी ने वापस ले लिया था। किसकी वजह से? तो चौरी चौरा कांड की वजह से वापस ले लिया था। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया। उपरोक्त कथन किसका है? भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया, यह किसने कहा था? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो सभी को पता होगा, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गांधी जी अफ्रीका कब गए थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अफ्रीका कब गए थे, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में यह आया था। नेक्स्ट है, सर्वोपरिषदता की नीति किसने दी थी? सर्वोपरिषदता की नीति किसने दिया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? कौन सा भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो पहला, इसमें एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं दिया है, यहाँ पे गलत है ये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील है, बिल्कुल सही है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील भी है, सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे? अभी पीछे मैंने बताया 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? मूल अधिकार पर पूछ रहा, क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, ये भी आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार की बात करते हैं तो किस भाग में है? संविधान के भाग 3 में है ये। आर्टिकल की बात करते हैं 12 से लेकर 35 में इसका उल्लेख किया गया। किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया था, जो भूमि सुधार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और 21 से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है, और इसी के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। दूसरा, 7वां संविधान संशोधन 1956
राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है। ये आपका क्या है, गलत है। 7वां संविधान संशोधन 1956 किससे संबंधित है, तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है ये, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है, ये आपका सही है। इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है, यानी मूल अधिकार को कहा जाता है। ठीक है, मूल अधिकार को जो क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं? कहां पर लोहा तथा इस्पात उद्योग ज्यादा है? तो ऑप्शन बी, छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? कराए, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? और कहां पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुन्नानी नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुन्नानी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? किससे जो है वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छकरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में है ये कच्छकरण। नेक्स्ट है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न क्या कहलाता है? तो उसे नक्षत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी नक्षत्र। नेक्स्ट है, भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पे मौजूद है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन पूछ रहा है। इसमें पहला है, आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है। बिल्कुल सही है, आरबीआई जो होता है अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर निर्धारित करता है, ये आपका सही है। दूसरा है, सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है। नहीं, सेबी नहीं करता है, ये गलत है। आरबीआई 100 के करेंसी नोट छापता है, ये सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? पहला, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने किया था, यह आपका सही है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, यह भी आपका सही है। एमएस रंधावा को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नहीं, किसे कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक? तो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सही पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत है। अगला, किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पाव ने विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है? करा, किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पाव ने विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरियोलिस बल के कारण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख करता है? कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख करता है? तो आरबीआई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में इसके गवर्नर जनरल कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, गवर्नर कौन है, सॉरी। नेक्स्ट है, पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? तो पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना रुपए? तो ऑप्शन सी 3000 रुपए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3000 रुपए। नेक्स्ट है, लोंगटे महोत्सव किस राज्य की नेसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? लोंगटे महोत्सव किस राज्य की नेसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय
ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व स्तर पर साइबर अपराध में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है इसमें? तो 10वां स्थान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां। अगला, एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? तो 7%। ऑप्शन बी। अगला है, गणगौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? गणगौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे? तो ये राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था? किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माल्थस ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा माल्थस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है? कौन सी खाद्य श्रृंखला सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मलबा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मिल्बेमाइसिन का उपयोग किसके उन्मूलन में किया जाता है? मिल्बेमाइसिन का उपयोग किसके उन्मूलन में? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि कीटक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकुधारी वन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकुधारी। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? तो 51%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 51%। अगला है, मृदा यानी सॉयल में चूना मिलाने से क्या होता है? मृदा में चूना मिलाने से मृदा क्या होता है? तो कम अम्लीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कम अम्लीय। नेक्स्ट है, एक ज्ञात तरंग का RMS मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.707 अधिकतम मान। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं क्योंकि वह, पहला इसमें तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को बढ़ाता नहीं, तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को घटाता, ये सही है। और डिटर्जेंट अणु द्वारा धब्बा का निलंबन हो जाता है, ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट है, दूरदर्शी रिसीवर में आवाज कैसी आती है? दूरदर्शी रिसीवर में आवाज कैसी आती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? कोहरा जो है किसके संयोजन से बनता है धूम कोहरा? तो ओजोन एवं हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं प्रकाश, धुआं और कोहरा सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट है, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु या मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? कौन सा जो है उपधातु है इसमें से? तो जर्मेनियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। नेक्स्ट है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल के संघनन से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल के संघनन से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो नायलॉन 66। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नर कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है? नर कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पे होता है? सभी को पता होगा, वृषण में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण। अला, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ क्यों मिलाया जाता है? रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ क्यों मिलाया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सोडियम ऑक्जेलेट। कौन सा होगा मिलाया जाता है? तो सोडियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे रीजनिंग के प्रश्न दिए हैं, इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ठीक, और ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।